All right. Starting with the coefficient of determination, which is section 3.6. The coefficient of determination is denoted by r square. Okay. So, hypothesis suggested that both slope and intercept coefficients are statistically significant and are different from zero. Okay. इसका मतलब ये जो अब हमने हाइपोथेसिस टेस्ट रन किया एंड नाउ दैट वी आर कॉन्फिडेंट कि जो हमारा स्लोप और इंटरसेप्ट कोफिशिएंट है. अच्छा, एक और चीज़ दैट हमने ये जो अभी पूरा टेस्ट रन किया बीटा 2 के लिए, बीटा 1 के लिए भी सेम ही टेस्ट रन होगा. दैट लेट्स से बीटा 1 ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन कैपिटल बीटा 1 एंड सिग्मा स्क्वायर बीटा 1. सो इसमें भी सिंस हमें सिग्मा स्क्वायर जो हम बीटा 1 कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें सिग्मा स्क्वायर एरर वेरिएंस चाहिए होती है, बट हमारे पास ये होती नहीं है तो हम एस्टिमेट यूज़ करते हैं. तो इवन फॉर स्मॉल बीटा 1 this is nothing but expectation of beta 1 and dividing by the standard error of beta 1. This also follows t distribution with n minus 2 degree of freedom. So जो सेम टेस्ट हमने बीटा 2 के लिए परफॉर्म किया, यही सेम चीज़ तुम कैपिटल बीटा 1 के लिए परफॉर्म कर सकते हो. ओके, सो रीड द बुक फॉर द सेम. ओके, सो अब आते हैं बात कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर पे. हाइपोथेसिस से हमें ये तो पता लग गया कि हमारा जो स्लोप और इंटरसेप्ट कोफिशिएंट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब कि वो दोनों जीरो नहीं है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो. ऑफकोर्स जीरो क्यों? क्योंकि हमने डिलिबरेटली चूज़ किया था कि बीटा 2 में तो स्पेसिफिकली कि उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, हमें मान के चलते हैं एंड देन वी नीड द एविडेंस टेस्टिंग प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन द फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव कि हाँ कुछ तो रिलेशन है. अब पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, वो तुम्हारी ऑल्टरनेटिव पे डिपेंड करता है तुमने क्या लिया. बट हाँ, इतना तो हमें पता लग गया दैट आर वैल्यूज आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो. बट क्या तुम ये बता सकते हो कि ऐसा एफ जो लाइक नाउ इट सीम्स गुड फिट एंड रीजनेबल फिट, बट ये जो गुड और रीजनेबल फिट है, लाइक कैन यू क्वान्टिफाई इट? ऑफकोर्स नॉट एवरी वाई वैल्यू लाइज ऑन द एस्टिमेटेड एस आर एफ. ठीक है, मतलब अगर तुम एस आर एफ फिट भी कर रहे हो तो कुछ तो अभी भी वाई वैल्यूज़ होंगी ना जो लाइन के ऊपर या नीचे लाई करती होंगी. ऐसा थोड़ा ना है कि तुमने एकदम परफेक्ट फिट किया कि सारी वैल्यूज़ एस आर एफ के ऊपर लाई करती है. ओके, सो देयर आर सम वैल्यूज़ वाई की जो एस आर एफ से ऊपर नीचे लाई करती होगी. दैट नॉट एवरी वैल्यू लाइज ऑन द सैम्पल रिग्रेशन लाइन, और उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन से डिनोट करते हैं. इसलिए हमने रेजिडुअल टर्म भी पढ़ी थी कि जो डेविएशन है तुम्हारी सैम्पल रिग्रेशन लाइन की, लाइक ये जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वाई आई हैट, मतलब ये एस्टिमेट किसका था? पॉपुलेशन कंडीशनल मीन का, राइट. एंड जो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों के बीच का डेविएशन हमने नाम दिया था रेजिडुअल है इसका नाम. नॉट एवरी रेजिडुअल इज जीरो. हो सकता है कुछ पॉइंट्स लाइन पे लाई करते हो, कुछ नहीं करते हो. ओके, ठीक है, सम आर पॉजिटिव, मतलब रेजिडुअल्स में भी सम आर पॉजिटिव सम आर नेगेटिव. कोई लाइन के ऊपर लाई करता है, कोई लाइन के नीचे. सो अब बात आती है, कैन वी डेवलप अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट? हाउ वेल आर रिग्रेशन लाइन फिट्स बाय वैल्यू. अब बात आती है इसका अब मेजर, ठीक है, एक गुड फिट है कि नहीं है, ये हम कैसे बोले? लाइक कैन वी क्वान्टिफाई इट? इंडीड वी कैन. ओके, देन वी हैव आर स्क्वायर. अब इसके लिए एक चीज़ समझो. ओके, सो पहले ये डायग्राम स्टडी करते हैं. अच्छा, एक हमें पॉइंट याद होना चाहिए सैम्पल लोकेशन जब हमने एस आर एफ पढ़ा था, दैट इट पासिस थ्रू वाई बार एंड एक्स बार. ठीक है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 स्मॉल, मतलब ये जो एस आर एफ है, ठीक है, मतलब सैम्पल लोकेशन लाइन बोल सकते हो, इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखो. ये जो ये है एक्स बार और वाई बार वैल्यूज़ जो है ना, ये उससे पास करता है. सैम्पल लोकेशन लाइन जो है, मतलब तुम्हारे एक्स के मीन और वाई के मीन से पास करता है. ठीक है, सो अब बात आती है, अच्छा एक बात बताओ, टोटल वेरिएशन क्या होती है? अगर मैं बोलूँ कि एक ऑब्जर्वेशन में वेरिएशन क्या है, तो तुम यही तो मेजर करते हो कि वो ऑब्जर्वेशन अपने मीन से कितना डेविएटेड है. तो मान लो कोई भी मेरी वाई आई ऑब्जर्वेशन है, लेट्स से फॉर दिस एक्स आई. ठीक है, एक मैंने एक्स आई डेलिबरेटली रैंडमली चूज़ किया एंड कोई एक वाई आई मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ. मान लो ये वाई आई है यहाँ पे. ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मुझे इसमें टोटल वेरिएशन जाननी हो, मैं इसमें वेरिएशन कहाँ से जानूंगा कि इसका जो ट्रू मीन है जो कि वाई बार है? ऑफकोर्स मेरी जो लाइन है सैम्पल लोकेशन लाइन, वो एक्स बार और वाई बार से पास करती है. हम पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने हम बात कर रहे थे असम्पशन से या उससे भी पहले, तो हमें डिस्कस कर चुके हैं जब हम सैम्पल लोकेशन इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट पढ़ रहे थे, तो उसमें भी डिस्कस किए एक्स बार और वाई बार से पास करता है. बट नाउ आई एम सेइंग कि अगर इसमें हमें टोटल वेरिएशन काउंट करनी हो कि वाई आई टोटल वेरिएशन कितनी है,
ठीक है। तो मैं वेरिएशन उसके मीन से ही तो काउंट करूँगा कि वाई आई अपने ट्रू मीन से कितना ज़्यादा डेविएटेड है, ठीक है। सो वाई आई माइनस वाई बार इज़ माई टोटल वेरिएशन इन वाई आई, कि एक ऑब्जर्वेशन अपने मीन से कितना डेविएटेड है। ये जो पर्पल वाला डिस्टेंस है, दिस टेल्स यू, ठीक है। मान लो कोई भी ये एक्स बार और वाई बार वैल्यूज़ है, ठीक है। ऑफकोर्स नाउ दिस वुड लाई ऑन द लाइन बिकॉज अगेन मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया कि वो सब पास करती है। सो ये जो टोटल पर्पल वाला डिस्टेंस है, दिस इज द टोटल वेरिएशन बाय आई, ओके। अब बात आती है, हमने एस्टिमेट क्या किया, हमारा जो मॉडल है, हमने जो मीन एस्टिमेट किया है, जो वाई आई हैट हमने एस्टिमेट किया, ठीक है। सो ये अपने, अब ये मेरा एस्टिमेट है, ठीक है। दिस इज़ माई एस्टिमेट, जो मेरा मॉडल एस्टिमेट कर पा रहा है। तो जो ये ब्लैक वाली डेविएशन है, ये तो मेरा मॉडल बता पा रहा है कि मान लो अगर ये मेरा मीन है, तो मैं कह रहा ये जो वाई आई हैट मैं एस्टिमेट कर ये जो डिस्टेंस है, दिस वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय माई रिग्रेशन। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये सैम्पल रिग्रेशन लाइन पे लाई करती है, एंड मैं इसका रीज़न दे सकता हूँ क्योंकि ये एक्स आई से ये वेरिएशन आती है। मतलब इफ इमेजिन दिस, let's say if I'm fitting this model that yi hat is equals to beta 1 plus beta 2 xi, तो अगर मान लो मैं कोई भी yi hat तुम्हें वैल्यू बताऊँ, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो ना कि अगर ये yi hat वैल्यू जो तूने एस्टिमेट की, ये ट्रू मीन से ये डेविएशन क्यों है? क्योंकि मैं कह सकता हूँ क्योंकि इस डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज हुआ, मतलब ये जो मतलब एक्स बार से जब मैं एक्स आई पे गया, जो मेरा चेंज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, दिस हैज़ कॉज माई वाई आई एक्स बार टू इंक्रीज फ्रॉम एक्स बार टू वाई आई हैट, जो कि मेरा मॉडल बता पा रहा है। बट मेरी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है? मेरी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, वाई आई हैट। तो अब मैंने अपना रेजिडुअल क्या डिस्कस किया था कि वेरिएशन इन वाई आई नॉट एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन, मतलब जो लाइक वैल्यूज़ मेरे सैम्पल रिग्रेशन लाइन के ऊपर लाई करती है, जिससे ये लाइन में ही पास नहीं होती। अब ये जो वेरिएशन है एक ऑब्जर्वेशन में और जो मैंने एस्टिमेट किया है इसमें वेरिएशन, अब ये मेरा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रेजिडुअल्स के बारे में पहले ही कमेंट की थी। दिस इंक्लूड्स ऑल अदर फैक्टर्स दैट वी हैव लेफ्ट आउट इन अ मॉडल। उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या पड़ता है एक ऑब्जर्वेशन पे या लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल पे। दिस इज कैलकुलेटेड बाई ई आई, मतलब ये चीज़ मैंने अपने रिग्रेशन मॉडल में काउंट नहीं की। बट हाँ, जो मेरा वाई बार से जो मेरा एस्टिमेट ऑफ वाई बार के बीच डिस्टेंस है, ये तो मेरा मॉडल बता पाता है कि मैं एक्स बार से एक्स आई तक मूव किया, तो ये जो मैंने मूव किया, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया, उससे मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये मेरा रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन कर देता है। और जो नहीं कर पाता, ये जो रेड वाली लाइन है, दिस इज द वेरिएशन नॉट एक्सप्लेन बाय माई रिग्रेशन मॉडल, दिस इज नथिंग बट माई रेजिडुअल टर्म। तो मैंने टोटल वेरिएशन क्या डिस्कस की थी कि एक सैम्पल ऑब्जर्वेशन उसके ट्रू मीन से कितना डेविएटेड है, दिस इज द टोटल वेरिएशन। और इस वेरिएशन को मैंने दो चीज़ों में तोड़ा। पहली वेरिएशन वो जो मैं मॉडल से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, दूसरी वेरिएशन वो जो मेरा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो वाई आई है ना, वी कैन राइट इट एज वाई आई हैट प्लस ई आई। अब ये चीज़ हमने पढ़ी क्यों, इसको ऐसे देखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल भी मैं लेके समझाता हूँ। लेट्स से एक स्टूडेंट का स्कोर डिपेंड करता है हाउ दे स्टडी। लेट्स से जो क्लास का एवरेज है 70 है, ठीक है, क्लास का एवरेज स्कोर 70 है, और तुमने एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया, लेट्स से उसका स्कोर 90 है, और तुम्हारे मॉडल ने एस्टिमेट किया कि उस लाइक फॉर एक्स आई 10, लेट्स से जो बच्चे 10 घंटे स्टडी करते हैं, तुम्हारे मॉडल ने एस्टिमेट किया। और ऑफकोर्स फॉर 10 घंटे स्टडी करने वाले को, जब तुम बच्चों को स्टडी कर रहे थे, तो उनमें से एक बच्चा मिला जिसका स्कोर 90 है, बट तुम्हारे मॉडल ने एस्टिमेट किया कि इनका एवरेज स्कोर तो 85 आना चाहिए और क्लास का एवरेज 70 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो 90 से 70 के बीच डेविएशन कितनी है, कितना ज़्यादा स्कोर आया एक बच्चे का, 20 ज़्यादा आया है क्लास एवरेज से, और तुम्हारा मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 85, मतलब तुम 15 मार्क्स का डेविएशन तो तुम बता सकते हो कि हाँ हमारा बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है। मतलब मुझे एक्स बार यहाँ पे वैल्यू नहीं पता, लेट्स से तुम एक्स बार ले लो 8 ले लो, फॉर एक्स बार 8 वाई बार 70 था, तो तुमने बोला कि अगर मैं 2 घंटे बढ़ा दूँ पढ़ने के, मतलब एक्स बार लेट्स से 8 था, यहाँ पे 10 हो गया, तो अगर मैं 2 घंटे पढ़ने के बढ़ा दूँ, तो जो मैंने एस्टिमेट किया, जो मेरे मॉडल ने एस्टिमेट किया, इज़ दैट द मीन और द एवरेज स्टूडेंट स्कोर इंक्रीजेज बाय 15 मार्क्स। तो 70 से 85 तक का मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ठीक है 15 मार्क्स का बढ़ सकता है क्योंकि मेरा 2 घंटे पढ़ने में एक्स्ट्रा हो गया। बट जो तुमने बच्चा ऑब्जर्व किया उसके 90 आए। कहने को तो अगर मेरा मॉडल इतना अच्छा फिट होता तो सबके 85 आने चाहिए थे, सारी ऑब्जर्वेशन इस लाइन पे लाई करनी चाहिए थी, बट नहीं करती। ये जो ऑब्जर्वेशन है 90 वो यहाँ लाई करती है, तुम्हारा 85 यहाँ लाई करता है, ये 70 यहाँ लाई करता है। तो ये जो 15 की डेविएशन थी, ये तो तुम्हारे मॉडल ने बता दी कि तुमने 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा
तो यू कैन स्कोर 15 मार्क्स एक्स्ट्रा. अब बट जो स्टूडेंट को जिसको तुमने ऑब्जर्व किया है, जिसके 5 नंबर ज़्यादा आए हैं, अब ये 5 नंबर क्यों आए हैं? ऑफकोर्स यू नेवर नो द रीज़न. हो सकता है वो बच्चा अपने आप में पढ़ने में अच्छा हो, वो हाई स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता हो. ओके, सो दिस 85 से 90 जाने में अब ये जो 5 की डेविएशन है, ये तुम्हारा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि ये एक्सआई पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये तुम्हारा रेजिडुअल टर्म है. हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, ये जो रेजिडुअल और एक्सआई में मतलब हमारे रेजिडुअल टर्म्स और एक्सआई, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, सो दैट्स द थिंग. टोटल वेरिएशन कितनी? 70 और 90 में से 20. तुम्हारे मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया? 85. तो 15 की डेविएशन तुम्हारा मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है और 5 का नहीं कर सकता. सो दैट्स द पॉइंट. सो वाई आई माइनस वाई बार, दिस इज़ द टोटल वेरिएशन. ठीक है, अब मैं बहुत सारी डिस्कस कर चुका हूँ. अब इसको हम 2 चीज़ों में ब्रेक कर सकते हैं. पहला, दिस कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ वाई आई हैट माइनस वाई बार. मतलब ये ब्लैक वाला डिस्टेंस जो तुम्हारा मॉडल एक्सप्लेन वेरिएशन इन वाई आई एक्सप्लेन बाय एक्स, मतलब तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अराउंड इट्स मीन वैल्यू, कि जब तुम मतलब मीन वैल्यू से आगे बढ़ते हो तो कितना, मतलब ये तुम्हारा मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है. ओके, सो दिस डेविएशन प्लस वॉट इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय योर मॉडल, दिस रेड लाइन. ओके, पर्पल लाइन किसका सम है? ब्लैक लाइन और रेड लाइन का ना. तो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस. देन वाई आई माइनस तुम्हारा एस्टिमेट, जो ऑब्जर्वेशन तुमने ऑब्जर्व की और तुम्हारे एस्टिमेटेड वैल्यू में कितना डेविएशन है वो एक्सप्लेन नहीं है, वो तुम्हारी रेजिडुअल टर्म है. और जो एस्टिमेशन है और क्लास एवरेज है, ये चीज़ मेरा मॉडल एक्सप्लेन करता है. अब इसी से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब ये ना दिस इज़ वेरी कम्बरसम टू राइट, तो इसकी जगह इन डेविएशंस जो मैंने लिखी हुई है, इनकी जगह मैं स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, इन डेविएशंस को इंडिकेट करने के लिए. लेट्स से जो टोटल डेविएशन है, इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ वाई आई. ओके, एंड जो मैं एस्टिमेशन की डेविएशन है उसके मीन से, उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ स्मॉल वाई आई हैट और वाई आई माइनस मतलब ऑब्जर्वेशन माइनस माई एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को तो मैंने रेजिडुअल पहले ही बोल दिया. ठीक है, सो दिस इज़ माई रेजिडुअल. अब अच्छा एक बात बताओ, अच्छा मुझे एक और पता है कि जो मेरी मीन एरर टर्म होती है वो 0 होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो मेरा वाई बार होता है वो भी मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर सकता है. मतलब इमेजिन दिस, मतलब दिस इज़ ऑल्सो लाइज ऑन माई SRL लाइन ना. तो ये भी तो एक मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू है वाई हैट, और वाई आई मतलब वाई हैट बार इज इक्वल्स टू वाई बार. ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे जो एरर टर्म है मतलब मीन एरर टर्म, इट इज़ 0. दैट मीन वैल्यूज ऑफ एक्चुअल वाई एंड द एस्टिमेटेड वाई आर द सेम. ठीक है, सो ओके, सो अब वाई आई हैट मतलब ये जो अब ऑफकोर्स हम स्मॉल लेटर्स में डील कर रहे हैं जो कि सिर्फ डेविएशंस बताता है. मैं ये डेविएशंस की टर्म में बार बार नहीं लिख रहा, इसके लिए मैं स्मॉल लेटर यूज़ कर रहा हूँ. सो ये जो वाई आई हैट है, इसकी वैल्यू बीटा टू एक्स आई है. क्यों? सीधी बात है. एक बात बताओ, वाई आई स्मॉल वाई आई हैट क्या था? कैपिटल वाई आई हैट माइनस वाई बार. ठीक है, वाई बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ? माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स बार, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा SRF फंक्शन है वो वाई बार और एक्स बार को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट आई नो. सो वाई बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ दैट बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स बार. ठीक है, माइनस में वाई आई हैट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई. ओके, सो बीटा 1 से बीटा 2 तो कैंसिल हो गया, बीटा 2 कॉमन आके दिस एक्स आई माइनस एक्स बार, एंड दिस इज नथिंग बट स्मॉल एक्स आई. ओके, सो मैं इसके वाई आई हैट को लिख सकता हूँ बीटा 2 स्मॉल एक्स आई. ओके, ना सो अब मेरा स्मॉल वाई आई हो गया बीटा 2 स्मॉल एक्स आई प्लस ई आई. ठीक है, दिस वॉज नथिंग बट माई टोटल वेरिएशन की मतलब वाई आई माइनस उसका ट्रू मीन, इससे कितना डिविडेड है. ठीक है, सो ये चीज़ एक बार वापस देख लेना. नाउ वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स एंड सम फॉर अ सैम्पल. ओके, अब इन दे आर सेइंग कि इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करो एंड देन sum it over. So this is the relation that we get, or we can say like this, that summation yi square is equals to beta 2 square, क्योंकि of course yi hat के square को मैं क्या लिख सकता हूँ? यही तो लिख सकता हूँ, बट बीटा 2 तो एक कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट समीशन स्मॉल एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस समीशन रेजिडुअल, ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है, लाइक सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल. ओके, so this is the total variation of actual y from its sample mean. This value is nothing but the total variation of estimated y from their mean value
ओके, सिंस आई ऑलरेडी डिस्कस दैट वाई आई हैड का बार और वाई बार ये दोनों इक्वल है, ठीक है, मतलब एक्चुअल वैल्यूज़ का मीन और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का एस्टिमेटेड वाई आर द सेम. ओके, सो इसका इससे वैल्यू टोटल वेरिएशन का दिस इज, सो इसको हम बोलेंगे लाइक दिस टोटल वेरिएशन को, इस सिंस हमने इसको स्क्वायर करके सम कर दिया तो वी कॉल इट टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है. एंड जो ये वाई आई हैड का स्क्वायर था एंड जब हमने इसको सम किया, सो वी कॉल इट एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स. एक्सप्लेन क्यों? क्योंकि अगेन ये मेरा रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है, इसका रिग्रेशन मॉडल मुझे एक रीज़न दे सकता है. एंड दिस इज नथिंग बट यू नो द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, RSS. ओके, सो दिस जो एक्सप्लेन वाला टर्म है इसको हम कहेंगे ESS, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स. सो वी आर सेइंग दैट टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब जो टोटल वेरिएशन है y में, दिस कैन बी सम ऑफ एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है. अब नाउ एक बात ऑब्जर्व करना, इफ द एस्टिमेटेड SRF फिट्स डेटा वेल, ठीक है, देन ESS शुड मस्ट बी लार्जर देन द RSS. सीधी बात है, अगर मेरा बहुत अच्छा फिट है तो ये होना चाहिए कि मेरा मॉडल ज़्यादातर वेरिएशन समझा पा रहा है. अगर मेरा मॉडल ज़्यादातर वेरिएशन समझा पाए मतलब वो ज़्यादा अच्छा फिट है, और अगर ज़्यादा वेरिएशन समझा पाए तो मतलब ESS वाली टर्म RSS से बहुत बड़ी होगी. बट अगर अच्छा फिट नहीं है तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस टर्म आएगी उसमें. मेरा मॉडल इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि वेरिएशंस इतनी क्यों आ रही है. तो अगर अच्छा फिट नहीं है तो RSS टर्म ज़्यादा बड़ी होगी. बट अगर मान लो कि मैं कहता हूँ कि एब्सोल्यूट फिट है, कि सारी वैल्यूज़ SRF लाइन पे लाई करती है, हर वेरिएशन 100% वेरिएशन मेरा रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन करता है, तो ESS would be equals to TSS, मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की टोटल वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय माई मॉडल. अगर मैं कहता हूँ मेरा मॉडल एकदम ही बेकार फिट है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, देन TSS वुड बी इक्वल्स टू RSS, कि मेरा मॉडल कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया मुझे. तो वॉट एवर इट इज़, दिस इज़ नथिंग बट द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. ओके, अच्छा, डोंट यू थिंक कि इन दोनों TSS इज सम ऑफ दीज टू, तो ये दोनों TSS से तो बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ऑफकोर्स दिस इज द पॉजिटिव टर्म, ये स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है. तो ओके, सो या, सिर्फ इफ ऑल एक्चुअल वाई लाई ऑन द लाइन फिटेड लाइन, देन ESS इक्वल्स टू TSS. सीधी बात है, अगर सब सारी ऑब्जर्वेशंस में लाइन पे ही लाई करती है तो मैं सारी ऑब्जर्वेशंस को अपने रिग्रेशन मॉडल से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अब दे आर सेइंग कि इसमें ना इनको इन दोनों मतलब दोनों साइड्स को TSS से डिवाइड करता हूँ. अगर मैं TSS से डिवाइड करता हूँ तो ये कट के 1 हो जाएगा, एंड ओके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा, एंड दिस वुड बी ESS बाई TSS एंड RSS बाई TSS. एंड सीधी बात है, ESS और RSS दोनों TSS से बड़े नहीं हो सकते. ओके, क्योंकि ये तो टोटल वेरिएशन ही है. रेजिडुअल की वेरिएशन टोटल वेरिएशन से कैसे बड़ी हो जाएगी? या तो उसके जितनी होगी या तो उससे कम होगी, ठीक है. तो दीज टू टर्म्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. एट मोस्ट दे कैन बी 1 और 0. ओके, अब मैं R स्क्वायर को डिफाइन करता हूँ. दिस इज नथिंग बट एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स. दिस इज नोन एज सैम्पल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. दिस R स्क्वायर टर्म इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. दिस, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? TSS क्या था? मैं टोटल वेरिएशन, ठीक है. सो एंड ESS क्या है? एक्सप्लेन वेरिएशन. एक बात बताओ, अगर मैं टोटल वेरिएशन को मतलब देयर समथिंग, मतलब ये बहुत बड़ा सर्कल है और मैं कह रहा हूँ इस बहुत बड़े सर्कल में से इतना ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट मेरा मॉडल एक्सप्लेन कर देता है. तो टोटल डिवाइडेड बाय व्हाट माय मॉडल एक्सप्लेनिंग. डोंट यू थिंक दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन इन y एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन मॉडल. एक परसेंटेज टर्म दे देगा कि यार आउट मतलब टोटल वेरिएशन का कितना परसेंट मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. लेट्स से इफ ESS is equals to TSS, मतलब मेरा एकदम डेटा फिट्स it fits well and each and every variation is explained by my model. If मान लो this is 1, then can I say कि 100% of the variation in the model is explained by my मतलब 100% of the variation is explained by my model. and अगर if RSS is equals to TSS, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो मॉडल है वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो R square would be 0, मतलब 0% of the variation is explained by my model. Okay, so this is a non-negative quantity, and of course if it's a percentage then it can lie between 0 to 1, since ESS is a part of TSS. मतलब ESS खुद कभी TSS से बड़ा नहीं हो सकता. अब जब बड़ा नहीं हो सकता तो of course ये चीज़ हमेशा 1 या 1 से छोटी ही रहेगी ना. So then they're saying if R square is 1 then it's a perfect fit. मतलब जो जितनी भी वेरिएशन y में है वो मेरा रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है.
अगर आर स्क्वायर जीरो है तो देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। सीधी बात है, अगर कुछ मेरा मॉडल एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया वेरिएशन, तो वाई और एक्स में कोई रिलेशनशिप होगी ही नहीं, क्योंकि अगर होती भी कुछ होती तो कुछ तो आर स्क्वायर की वैल्यू आती, कुछ परसेंटेज ऑफ द वेरिएशन तो एक्सप्लेन कर पाता। ठीक है, सो अगेन ESS एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स बाय TSS, इसको मैं आर स्क्वायर डिनोट करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एंड अब जो हमारी पहली इक्वेशन थी 1 इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस RSS बाय TSS। ओके, अब RSS क्या है, नथिंग बट रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, एंड TSS क्या है, नथिंग बट YI स्मॉल YI का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट कैपिटल YI माइनस बाय बार का होल स्क्वायर। Okay, this is in terms of deviations में, मतलब small y is nothing but denotes the deviation, capital Y minus y bar का whole square. So r square का मेरे पास formula आ गया, this is nothing but 1 minus this RSS by TSS, and RSS मुझे पता है residual sum of squares, and this is total sum of squares. Okay, so coefficient of alienation, अब ऑफ कोर्स कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर मुझे पता है कि कितना मतलब आउट ऑफ टोटल वेरिएशन कितना परसेंट मेरा मॉडल मुझे एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो ऑफ कोर्स एक पार्ट होगा जो मेरा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूँ कि कितना परसेंट एक्सप्लेन कर पा रहा है, देन आई गेट प्रपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन वाई नॉट एक्सप्लेन बाय माई मॉडल। सीधी बात, अगर 70% मेरा मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है तो 30% नहीं कर पा रहा, तो दैट 30% वुड बी कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन। ठीक है, सो अच्छा एक और चीज़ जो हमने पहले पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, इज दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच इज जस्ट द R विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो ऐसे दिया जाता है। ठीक है, xi माइनस एक्स बार इंटू YI माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई द वेरिएशंस इन दिस। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड थ्रू कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब जो हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा है, अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो प्लस माइनस अंडर रूट, this gives me the coefficient of correlation. Okay, so coefficient of determination का अंडर रूट gives me the coefficient of correlation. अब बात आती है प्रॉब्लम ऑफ साइन की, क्योंकि एक बात बताओ, आर स्क्वायर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, अब बट कोरिलेशन कोफिशिएंट तो कैन बोथ भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मेरी लीनियर रिलेशनशिप है तो वो तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो साइन कैसे हम डिटरमिन करें? तो एकदम सिंपल चीज़ है कि इसका सेम साइन होएगा जो हमारा स्लोप कोफिशिएंट β2 का साइन है। ठीक है, मतलब जो β2 जो स्लोप पैरामीटर है मेरा रिग्रेशन मॉडल में, उसका जो साइन है वो ही मेरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन होएगा। नाउ ओके, तो हम एक रिग्रेशन मॉडल को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इज दैट ये हमने एस्टिमेटेड लाइन फिट की स्टैंडर्ड एरर हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। टी स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट इन दोनों β1 का टी स्टैटिस्टिक, मतलब टी स्टैटिस्टिक अंडर H0, दैट दिस इज β1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ β1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ β1। ओके, सो दिस ये β1 का टी स्टैटिस्टिक है, ये पैरेंथेसिस में β2 का टी स्टैटिस्टिक है। तुम देख सकते हो β2 का टी स्टैटिस्टिक मतलब वो जो हमने नल हाइपोथेसिस, दिस टेक्स इनटू कंसिडरेशन दैट वी हैव अज्यूम नल हाइपोथेसिस एज बोथ ऑफ देम इक्वल्स टू 0। β1 एंड β2 दोनों 0 के लिए जब हमने टेस्ट किया तो दिस वैल्यू केम आउट टू बी। सो β2 का तो हमने देख लिया, तो 5 स्टैंडर्ड डेविएशंस अपने मीन से दूर है, वैसे ही β1 25 स्टैंडर्ड डेविएशंस अपने मीन से दूर है। तो ऑफकोर्स जो β1 का नल हाइपोथेसिस होएगा दैट कैपिटल β1 इज 0, एंड इसके बेसिस पे हमें टी स्टैटिस्टिक मिला 25.5774, मतलब 25 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर। समझ रहे हो ये बात? तो मतलब हमने फिर β1 का जो नल हाइपोथेसिस होएगा वो भी रिजेक्ट ही किया होएगा हमने। वी मस्ट हैव रिजेक्टेड दिस नल हाइपोथेसिस, क्योंकि दिस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, और फिर इनके साथ साथ इनकी पी वैल्यूज़ भी सेम ही ऑर्डर में, कि अगर टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू 5 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है, तो मतलब अगर मैं एक्सपेरिमेंट 10,000 टाइम्स रन करूँ तो सिर्फ 6 बार ही होएगा कि मैं इतनी रेयर वैल्यू ऑब्जर्व कर सकूँ, अगर मेरा H0 ट्रू है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, और इसका तो तुम देख सकते हो 10 की पावर -9। तो ऑफकोर्स β1 अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0 है, β1 की बस मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो ये तो पक्का रिजेक्ट हो गया होगा अगर मैं इस फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करूँ। देन आर स्क्वायर है 0.7849, मतलब 78.49% ऑफ द टोटल वेरिएशन इन वाई इज एक्सप्लेन बाय माई मॉडल। तो कितना परसेंट एक्सप्लेन नहीं होगा? 21% अप्रॉक्सीमेटली। ओके, 21% अप्रॉक्सीमेटली माई मॉडल इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 8, अगेन 10 ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास, -2 इज 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। So t values are computed from the null hypothesis
दैट ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू ऑफ ईच रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0। मैंने पहले ही बोल दिया जो टी स्टैटिस्टिक दिया है ये इस रिस्पेक्ट में दिया है कि हमने टेस्ट किया होगा बीटा 1 और बीटा 2 का, तो उसमें नल हाइपोथेसिस हमारी ये रही होगी कि बीटा 1 भी 0 है, बीटा 2 भी 0 है। ओके, सो यस दैट्स इट। अगर एक छोटा सा वो दूँ तो हमने पहले ये असम्पशन ली दैट म्यू आई फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, एंड फिर उससे हमने बीटा 1 और बीटा 2 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला विच वॉज नॉर्मल विद मीन कैपिटल बीटा 1 कैपिटल बीटा 2 सिग्मा स्क्वायर बीटा 1 और सिग्मा स्क्वायर बीटा 2। ओके, ये दो चीज़ हमने की। फिर हमने स्टैटिस्टिक डिफाइन किया। पहले हमने बोला कि दिस ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल दैट बीटा 1 माइनस ओके बीटा 2 का ही लेते हैं क्योंकि हमने वही पढ़ा दैट बीटा 2 माइनस कैपिटल बीटा 2 डिवाइडेड बाय दिस सिग्मा स्क्वायर बाय समीशन स्मॉल एक्स आई का होल स्क्वायर फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल विद 0,1। बट फिर हमें प्रॉब्लम आई कि ये सिग्मा स्क्वायर तो अननोन है। फिर हमने उसकी जगह इसका वो यूज़ किया विच इज़ एस्टिमेट। वो एस्टिमेट कैसे देते थे, ई आई का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय n-2 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बट सिंस हमने एस्टिमेट यूज़ किया तो इट नो लॉन्गर फॉलोज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बट इट फॉलोज दैट बीटा 2 माइनस कैपिटल बीटा 2 सिग्मा स्क्वायर हैट और summation xi का होल स्क्वायर। दिस फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड दिस इज बाय टी स्टैटिस्टिक। ओके, दिस टी स्टैटिस्टिक अंडर h नॉट हमने क्या लिया था दैट बीटा 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तुम कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे बीटा 2 माइनस कैपिटल बीटा 2 स्टार। मतलब हमने अगर नल हाइपोथेसिस लिए दैट कैपिटल बीटा 2 इज 0। ऑफकोर्स हमने बताया था कि ये क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम यही तो टेस्ट करेंगे स्टार्टिंग में कि कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं है। ठीक है, सो यस, सो दिस वॉज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड द टेस्टिंग प्रोसीजर। हमने दो चीज़ें देखी थी, कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल के देखते हैं। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमारी वो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू है तो हम एक्सेप्ट वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बट अगर वैल्यू नहीं है देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हमने पी वैल्यू कैलकुलेट की। अगर पी वैल्यू बहुत कम है मतलब कि अगर मेरा h0 ट्रू रहा भी होएगा तो ये वैल्यू ऑब्जर्व करना इज सो रेयर दैट मैं मान के चलता हूँ कि नहीं मेरी नल हाइपोथेसिस में कुछ खराबी है, आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस, और इसके लिए हमें अल्फा पहले चूज़ करना पड़ता है। ओके, एंड यस उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा दैट आर स्क्वायर इज नथिंग बट यू नो कि अगर मेरे मॉडल में 100% वेरिएशन है तो मतलब अगर मेरे मॉडल में वेरिएशन है तो 100% वेरिएशन में से मेरा मॉडल कितने परसेंटेज एक्सप्लेन कर पाए। अगर मैं कहता हूँ माई आर स्क्वायर इज नथिंग बट 0.70 देन आई कैन से दैट 70% ऑफ द वेरिएशन इन माई डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय माई मॉडल। 30% नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद यस, सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद आता है और नॉर्मैलिटी टेस्ट। ये हम फिर म्यू आई के लिए एयर टर्म के लिए परफॉर्म करते हैं, उसके लिए आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। थैंक यू।